हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपके इतने चार पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं जो आपको बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है? आपका पहला एफडी, दूसरा क्या है पीपीएफ या ईपीएफ, तीसरा क्या है आपका नेशनल पेंशन स्कीम जिसे एनपीएस कहते हैं, चौथा क्या है म्यूचुअल फंड जिसमें हम कवर करेंगे ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसे हम चार पैरामीटर में देखेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका रिस्क है, दूसरा क्या है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कि वो आप इजीली कितना वो पैसा निकाल सकते हैं जब आपका मन चाहे, और तीसरा क्या है आपका टैक्सेशन, चौथा क्या है आपका रिटर्न्स। ये चार पैरामीटर में आपको हम टोटली डिस्क्राइब करेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका गोल जो मैच करना चाहिए कि नहीं। चलिए पहले हम देखते हैं अपना एफडी, फिक्स डिपॉजिट। बेसिकली आप जब कहते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इसका क्या रहता है रिस्क फैक्टर, ये गवर्नमेंट बैक्ड रहता है, तो इसलिए कहते हैं आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक या कहते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं। तो ये आपका इसमें रिस्क एकदम लो है। और इसके दूसरी बात की लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इस आप जब चाहें इसमें अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये लगभग आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप रख सकते हैं, मतलब 2 मंथ या 1.5 साल, इस तरीके से आप अपना एफडी करवा सकते हैं। वैसे कुछ एफडी जो कहते हैं सेक्शन 80C के तहत आती है, 5 ईयर के लिए जो ब्लॉक होती है उस पर आपको रिबेट मिल जाता है। उसमें क्या रहता है कि आप जो 1.5 लाख रुपए की सेक्शन 80C की तरफ जो आपको रिबेट मिलती है, उसमें आपका ये एफडी के थ्रू आप इन्वेस्ट करके कितने 1.5 लाख में कितने आपको रिबेट पा सकते हैं, वो भी 5 साल का जब आप रिबेट एफडी करवाएंगे तब। अब हम इसमें टैक्सेशन लेते हैं, किस तरीके से जो जो टैक्स लगेगा इस पे आपको जो रिटर्न्स आएंगे, जैसे कि आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करता है 7 से 8% का, मैंने मान लिया, तो इस पे सेक्शन 80C के तहत आप जो टैक्स लगेंगे वो लगभग आपके रिटर्न पे जो आएंगे उस पर टैक्स लगेंगे। वो कैसे? मान लीजिए आपका 7 से 8% आपका रिटर्न आ रहा है, ओके। अब उस रिटर्न पे जो जो आएगा उस पर कितने गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, मतलब कि आपका वो रिटर्न कितना हो जाएगा 5 से 6% हो जाएगा। मीन्स वो जो आखिरी जो पार्ट है रिटर्न्स वाला, उसमें क्या हो जाएगा आपका रिटर्न बेसिकली जो पोस्ट रिटर्न क्या हो जाएगा आपका 5 से 6%, जो कि इन्फ्लेशन के रेट के बराबर ही है। लगभग इन्फ्लेशन आपका 6% जा रहा है, 7% जा रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है अपने रिटर्न पे, जो आपको कितने एफडी के थ्रू मिल रही है। दूसरा हमारा क्या है आपका जो समझेंगे हम लोग पीपीएफ एंड ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है अपना कहते बैंक पीपी अपना जाकर ओपन करवा के। ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या रहता है कि आपको कितने आप सैलरी पर्सन है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब हो, उसमें कंपनी क्या करती है अपना कुछ पैसा डालते हैं और आपको कुछ पैसा डालना पड़ता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में आता है। बेसिकली ये दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ईपीएफ एंड पीपीएफ। इसे हमने टोटली डिस्क्राइब करके जानते हैं। बेसिकली इसमें रिस्क क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट बैक पॉलिसी रहती है, मीन्स गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है, तो इसमें रिस्क फैक्टर 0 हो जाते हैं, एकदम लो हो जाते हैं एक तरह से आप ले लीजिए। और इसमें कहते हैं आपके लिक्विडिटी क्या होती है? इसमें लिक्विडिटी आपकी नहीं प्रोवाइड की जाती है। मीन्स आपको मिनिमम 15 अगर आप ईपीएफ लेते हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, तो आप जब तक आप जॉब कर रहे हैं, मीन्स अगर गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो आपका रिटायरमेंट तक आप इसी ईपीएफ आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। अगर कहते हैं आप सैलरी पर्सन है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब जब छोड़ते हैं तो उस उतने तक ही आपको मिलेगा। मिनिमम मान लीजिए 15 साल तक तो आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा ईपीएफ में। और पीपीएफ का भी सेम रूल है, ये भी इसमें काम करता है। और इसमें एक चीज़ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं ईपीएफ या पीपीएफ में, उसमें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप अपना पैसे जल्दी ना निकालें, क्योंकि इसमें जो टैक्सेशन आपके रूल्स लगते हैं वो सेक्शन 80C के तहत लगते हैं, जिसमें कहते हैं आप चाहें तो 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर अपना रिबेट पा सकते हैं पीपीएफ ईपीएफ के थ्रू। और इसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो बेसिकली आपके कहते हैं 7 से 9% तक आते हैं। मैं आपको हिसाब से मान लूँ कि आपका जो रिटर्न है वो 8% आ रहा है, और वो जो रिटर्न्स है उस पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कहते हैं आपका एफडी में टैक्स लगता था रिटर्न पे टैक्स, यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है। मीन्स आपका ये क्या है? ट्रिपल ई है, मतलब एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन, मतलब नो टैक्स लिमिट। मीन्स आपने पैसा जमा कर रहे हैं या बीच में आप निकाल ले रहे हैं, आपको जरूरत पड़ रही है कभी इसमें क्या रहता है पार्शियल इमरजेंसी जब पड़ती है तभी आप पैसा निकाल सकते हैं, वैसे आप नहीं निकाल सकते हैं।
और बेसिकली इसमें एक और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है ट्रिपल ई। तो वो जो 8% आपका रिटर्न आ रहा है वो 8% पूरा आपको मिलेगा, इसमें से कुछ कटेंगे नहीं टैक्स के हिसाब से। तो मीन्स रिटर्न आपको पूरा मिल रहा है, मतलब एफडी के हिसाब से ये इन्फ्लेशन को बीट कर जा रहा है, पर ये 1-2% एक्स्ट्रा ही मिल रहा है आपको। तो इस हिसाब से आपको और भी इम्पोर्टेंट चाहिए तो आपको एनपीएस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। लेते हैं अपना तीसरा पॉइंट, वो क्या है? एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नेशनल एनपीएस टायर 1, एनपीएस टायर 2। बेसिकली एनपीएस टायर 1 को पहले देखते हैं। ये कहते हैं टायर 1 अकाउंट होता है। बेसिकली ये एक तरह का पेंशन अकाउंट होता है जिसमें आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए, अपने रिटायरमेंट तक के लिए अपना पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत अधिक होता है क्योंकि बेसिकली आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी प्लस डेब्ट, मीन्स इक्विटी मीन्स स्टॉक मार्केट और डेब्ट मीन्स आपका गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी, ये दोनों पे रहता है। बेसिकली मैक्सिमम पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं लगभग 50 से 75% तक, और इक्विटी में मान लीजिए 25 से 50% आप इन्वेस्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉन्ग रिटर्न चाहिए और कितना सिक्योरिटी चाहिए। बेसिकली अब इसका जानते हैं कि इसकी लिक्विडिटी क्या होती है। मीन्स इजीली आप इसमें पैसे नहीं निकाल सकते हैं, जैसे आपका एफडी में आप निकाल सकते थे, फिर उसके बाद उस केस में आपने निकाला, वो इजीली आप निकाल रहे थे कि कुछ इमरजेंसी केस में भी निकाल सकते थे। पर यहाँ पे आप मान लीजिए जब 25 साल की एज में आपने जॉब ज्वाइन की, फिर वो जो 60 साल की एज में जब रिटायरमेंट ली, उसके बीच में आप अपने पैसे 60 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। इसके बीच में कोई ज़रूरी इमरजेंसी केस है तभी आप कर निकाल सकते हैं, वैसे पर नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें आप ध्यान रखिए, इसका टिल द मैच्योरिटी या टिल द रिटायरमेंट इसका लॉक इन पीरियड रहता है। इसे हम एक तरीके से और जान लेते हैं। इसके जो टैक्सेज रहते हैं, मीन जो टैक्सेशन वाला पार्ट रहता है, वो सेक्शन 80C के तहत आता है, जिसमें आप 1.5 लाख तक का कहते हैं टैक्स रिबेट पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कहते हैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो उसमें आप 1 लाख रुपए तक का कहते हैं इन्वेस्टमेंट पे कहते हैं आप रिबेट पा सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। इसमें एडिशनल आपको 50,000 रुपये का और कितने रिबेट मिला, वो 1.5 लाख का छोड़ के 50,000 रुपये और मिल रहा है एडिशनल टैक्स रिबेट। और अगर आप कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल थ्रू समझ बता देता हूँ। अगर आपकी कंपनी कितने हैं किसी कहीं इन्वेस्ट करती है, या किसी किसी कॉर्पोरेट में आप वर्क कर रहे हैं, वो कहीं आपका इन्वेस्ट करती है, या कहते हैं उसका टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। मीन्स आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से भी टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपका होता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो लमसम अमाउंट आता है टोटल, तो उसमें का 40% जो पेंशन अमाउंट होता है वो आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना रहता है पेंशन वाले फॉर्म में, और जो 60% रहता है उसे लमसम में अपना इन्वेस्ट करना रहता है। बेसिकली लमसम आपको मिल जाता है वो अमाउंट। जो आपको कहते हैं 60% लमसम रहता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, पर जो 40% जो पेंशन वाला रहता है जो आपको हर महीने मिलती है, वो आपके उस पर कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स लगाती है आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, कि आप कौन सा इनकम ऐड कर रहे हैं। मतलब 20% के स्लैब से आ रहे हैं, 30% के स्लैब से आ रहे हैं, जो आपको पेंशन मिलेगा 40% वो वाला, उस पर आपको टैक्स लगे रहेंगे। बेसिकली इसका रिटर्न कितना बहुत हाई रहता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट 75% इक्विटी में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये 50% था, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75% कर दिया, और डेब्ट पार्ट 25% तक आप कर सकते हैं। मीन्स यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी में आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इक्विटी फॉर्म में कर सकते हैं। मीन्स मान लीजिए आपका रिटर्न के हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो स्टॉक मार्केट से कितने हैं, यहाँ पे 75% इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए 15% तक का रिटर्न होगा। और यहाँ पे अगर डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 8% का रिटर्न होगा। तो एवरेज आपका जब रिटर्न लेंगे तो 14% या 13% के हिसाब से होगा। मीन्स आपके एफडी और दूसरे फॉर्म पीपीएफ है, ईपीएफ से अच्छे रिटर्न ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि ये आपको मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट कितने हैं आपका 7% होगा, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है 13%। मीन्स ये आपको इन्फ्लेशन को पूरा बीट कर रहा है। इसलिए बेसिकली मैं ये सुझाव दूंगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आप इन्वेस्ट करें। वो तो आपका अगर सैलरी पर्सन है वो बेसिकली आपका कटता होगा नेशनल पेंशन सिस्टम में। इसका कहते हैं टायर 2 बात कर लेते हैं। मीन्स एनपीएस टायर 2 अकाउंट। इसमें कहते हैं कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ये आपका बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, और इसमें आप सेम टू सेम एनपीएस फर्स्ट की तरह 75% इक्विटी में कर सकते हैं और 25% डेब्ट में कर सकते हैं। और बेसिकली ये जिस म्यूचुअल फंड की तरह जो वर्क करता है उसमें कहते हैं आपका कॉस्ट अधिक, फंड मैनेजर का कॉस्ट अधिक लगता है, पर यहाँ पे कम कॉस्ट में ही आपका काम चल जाता है।
तो एनपीएस में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो क्या है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कौन सा टॉपिक हम कैप्चर करेंगे, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके तहत आपको मैंने पहले फैक्टर दूंगा रिस्क, इसमें रिस्क बहुत अधिक है, एनपीएस से भी अधिक। बेसिकली जो आपने देखा था एनपीएस में आपका 75% आप इक्विटी में कर रहे थे और 25% डेब्ट, ये मैक्सिमम लिमिट थी। पर यहाँ पे आप 100% कितने हैं, आप टोटली इक्विटी में कर रहे हैं, मीन टोटल शेयर मार्केट में डाल दे रहे हैं। पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो 100% आप शेयर मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अलग अलग शेयर में कर रहे हैं। अगर एक शेयर दो शेयर डाउन भी चले जाएं तो आप ओवरऑल जो शेयर रहेंगे वो ऊपर ही रहेंगे। आप अभी जानते हैं मार्केट अभी सेंसेक्स 75,000 तक टच करेगा, तो मार्केट तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ऊपर ही रहेगा। और ये आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के कर रहे हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे सेव हैं। और दूसरा आता है आपका टैक्सेशन। इसमें बेसिकली कहते हैं ईएलएस के तहत आप 3 ईयर के कितने लॉकिंग पीरियड आप डाल देते हैं, तो सेक्शन 80C के तहत ये कैप्चर कर लेता है। आपको वो 1.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है 80C के तहत जिसमें आपको रिबेट मिलता है, वो ईएलएसएस के थ्रू 3 साल का बॉन्ड बना के आप उसमें रिबेट पा सकते हैं। बेसिकली इसमें जो टैक्सेशन का रहता है वो डिफरेंट पैरामीटर पे डिवाइड रहता है। पहला मैं लेता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहले कहते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल जो 1 साल से ऊपर आप होल्ड करते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाते हैं। पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगते थे, पर अब इस पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके लगने लगे हैं। तो इसलिए आप जब इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, लग रहा है कि आपका मान लीजिए 15% का, आप सोचते हैं कि अपना टोटल 100% इक्विटी में होल्ड किए हैं तो मेरे 15% तक का रिटर्न आ जाएगा मार्केट के हिसाब से। पर जो लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हैं उसमें 10% आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जा रहा है, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 13 से 14% है, मतलब 8 से 14% आप मैक्सिमम मान के चलिए। तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट कर जा रहा है। मीन्स आपका कहते हैं जो महंगाई दर है 7%, वो कहते हैं यहाँ पे आपका कितना 14%। मीन्स बेसिकली ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो एनपीएस और म्यूचुअल फंड ये बेटर ऑप्शन है आपके इन्वेस्ट करने का, और सब पैरामीटर के हिसाब मिला के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।